हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी ऑप्शनल चैनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड दी राइबोसोम्स। आप जानती हो कि हम कुछ दिनों से सेल बायोलॉजी का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और ये सीरीज में 8th लेक्चर है। ठीक है, तो इससे पहले जो 7 लेक्चर हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे अब तक तो उसको प्लीज देख लीजिए, उसके बाद ही इस लेक्चर को आप कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आपको प्रोकैरियोटिक सेल और जो यूकैरियोटिक सेल है उसका जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं हर वीडियो में वो आपको होता रहे। ऑलराइट, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये कि जो हमारे वीडियोस है वो जो डेली बेसिस पे यहाँ पे जो अपलोड हो रहे हैं वीडियो, दिस वीडियोस इनको आप प्लीज शेयर कीजिए ऑन द प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक। अगर फेसबुक पे कोई बॉटनी का ग्रुप है या फिर अगर व्हाट्सएप पे कोई बॉटनी का ग्रुप है तो ऐसी जगहों पे प्लीज इट्स वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी मेंस बॉटनी लेके पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी संख्या बहुत पहले से कम होती है। तो हम बहुत कम स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी कंटेंट बना रहे हैं और इसलिए कम व्यूज आते हैं। तो प्लीज इसको जो है वो फेसबुक व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे या फिर अगर आपका कोई टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे बॉटनी पढ़ाया जाता है या फिर बॉटनी के वही वीडियोस देखे जाते हैं, प्लीज वहाँ पे उसको शेयर जरूर कीजिएगा। और उसी के साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज बॉटनी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी, वहाँ पे चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टेंटली वीडियो के जो लिंक्स है वो अपलोड किए जाते हैं और उसके साथ साथ कुछ जो नोट्स होते हैं रिलेटिंग विद द बॉटनी ऑप्शनल चैनल वो आपको कंटिन्यूअसली वहाँ पे भेजे जाते हैं ताकि वो आपको मिलते रहे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ सी, हमने ये टॉपिक आज इसलिए हम कवर कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन था आईसीएस 2019 का जो मेंस था, इंडियन सिविल सर्विस का जो मेंस था 2019 का, उसमें पूछा गया था कि डिस्क्राइब द सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स एंड दैट ऑफ द पेरोक्सिसोम्स। तो राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन लिखने के लिए यहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिलने वाले थे। तो ऐसा लगता है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उसका अगर इलेबोरेट और डिटेल आंसर एंड विद दैट और वो भी वर्ड लिमिट्स में अगर लिखा ना जाए तो यहाँ पे मार्क्स मतलब वहाँ पे मार्क्स आपको कॉस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेट आंसर लिखने के लिए और आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा है। ऑलराइट, सो इस तरह के जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो ऐसे मार्क्स जाने नहीं चाहिए, इसीलिए जो है ये जो सेल बायोलॉजी का चैप्टर है आपने ये सबसे पहले कंप्लीट कर देना चाहिए। क्योंकि now see the ribosomes, they occur either freely in the matrix of mitochondria, chloroplast and the cytoplasm, that is cytoplasmic matrix, or remain attached to the membranes of endoplasmic reticulum और न्यूक्लियस। देखिए, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब यूकैरियोटिक सेल जो आप देख रहे हो, जो अभी आपको दिखाई दे रही है पिक्चर में, इस यूकैरियोटिक सेल में अगर आप देखो तो वहां पे अगर ये प्लांट सेल है तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट भी होगा। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। राइट, नो सी, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए यूकैरियोटिक सेल के अंदर के राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। बेसिकली वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में हम जानते हैं वो एटीएस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो एटीएस टाइप के राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं वहां पे। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनल है, इन ऑर्गेनल्स के अंदर भी जो है वो क्लोरो राइबोसोम्स देखे गए हैं। ठीक है, अभी अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसके अंदर जो है राइबोसोम्स देखे गए हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा माना जाता है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये जो दो ऑर्गेनल्स है, ये दोनों ऑर्गेनल्स एंडोसिम्बायोसिस की वजह से यूकैरियोटिक सेल में आए हैं। पहले ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही थे। तो ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, इनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स के साथ साथ वहाँ पे डीएनए भी होती है, इस वजह से वो खुद का प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पे कैरी आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर राइबोसोम के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो सीधी सी बात ये है कि वहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, दोनों के अंदर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद जो रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी वो प्रेजेंट होते हैं और कभी कभी न्यूक्लियस के सरफेस पे भी उसको देखा गया है। तो अगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में तो आपको लिखना पड़ेगा, तो बेसिकली तो वो साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। साइटोप्लाज्म में एटीएस टाइप के होते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होते हैं, बट वो 70s टाइप के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे भी वो प्रेजेंट होते हैं। दैट इज वाई वहां पे रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया, और जब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट नहीं होते तब उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। राइट, तो न्यूक्लियस के आउटर सरफेस पे या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं और साइटोप्लाज्म में वो पड़े रहते हैं। तो ये सब कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है राइबोसोम का इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल। ऑलराइट, नाउ सी, they occur in most of the prokaryotic and eukaryotic cells and are known to provide the scaffold for the order interaction of all the molecules involved in the protein synthesis. आप जानते हो कि जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल बोला जाता है। ओके, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब ये जो राइबोसोम से जो प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक्चुअली ये प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा प्रोसेस जो है उसे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का जो पूरा काम है ये राइबोसोम्स के ऊपर होता है। तो इसलिए जो वेरियस एक्टिविटीज है विच आर रिलेटिंग विद द प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज ऑल कोऑर्डिनेटेड बाय द राइबोसोम्स। तो इसलिए चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में भी जो राइबोसोम जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ सी द राइबोसोम्स, ये जो है ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा कि कैसे ग्रैन्यूल्स की तरह वो साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। तो ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर एज अ डेंस पार्टिकल दिखाई देते हैं। और सबसे पहले उनको देखा था जॉर्ज पलाडे ने इन 1953। तो इनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने सबसे पहले उसको ढूंढ निकाला था और सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है राइबोसोम को क्या किया था, वहां पे ऑब्जर्व किया था। ये हुआ था 1953 में। ऑलराइट, नाउ वो जो राइबोसोम्स होते हैं, दीज आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब वो आरएनए से बने होते हैं और उसके साथ साथ उनमें होता है प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन ये जो है ये दो मेन इनका कंपोनेंट है जिससे जो है राइबोसोम्स बनते हैं। अगर केमिकल कंपोजिशन वाइज बात की जाए तो वहाँ पे आरएनए है और प्रोटीन है। आरएनए में जो स्पेशली आरएनए होता है दैट इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए और द आरआरएनए। आरआरएनए और प्रोटीन जो है इनमें क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही जो है वो राइबोसोम्स वहाँ पे बने रहते हैं। और इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, मतलब ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है। जैसे आप जानते हो कि न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, राइट, लाइसोसोम्स, ऑल दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। और जो राइबोसोम्स होते हैं लेकिन ऑन द अदर हैंड दे आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, वहाँ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो राइबोसोम्स को नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बोला जाता है। ऑलराइट, नाउ सी रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द साइज एंड द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जो एस से डिनोट होता है, जैसे आपने देखा है हर बार राइबोसोम को डिनोट करते वक्त 70s 80s ऐसा बोला जाता है। तो ये जो एस है इट स्टैंड्स फॉर द स्वेडबर्ग यूनिट। ओके, इसको स्वेडबर्ग यूनिट बोला जाता है। और ये एक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है जो साइज के हिसाब से जो है, साइज और डेंसिटी के हिसाब से राइबोसोम को गिनता है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वन इज साइज एंड अदर इज डेंसिटी। एक साइज है और दूसरा डेंसिटी है। ये दोनों पैरामीटर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट में गिने जाते हैं और इसको स्वेडबर्ग यूनिट से मेजर किया जाता है। इसीलिए जब भी आप डिनोट करते हो राइबोसोम को, वो 70s डिनोट करते हो, 80s डिनोट करते हो, सो दिस एस स्टैंड्स फॉर द स्वेडबर्ग यूनिट। और इस वजह से इससे साइज और जो डेंसिटी है उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट निकाला जा सकता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट दैट इज एस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। वहां पे दो टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स और द एटीएस राइबोसोम। जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, वेल जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो 70s टाइप होते हैं, जो इस पिक्चर में आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है और 80s टाइप ऑफ राइबोसोम है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम। फर्स्ट इज द 70s टाइप ऑफ राइबोसोम व्हिच इज फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स में हमें देखने को मिलते हैं। और दूसरे जो होते हैं इट्स 80s टाइप ऑफ राइबोसोम जो यूकैरियोटिक सेल में हमें देखने को मिलते हैं। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर कंपोज ऑफ टू सब यूनिट। अगर आप डायग्राम में भी देख रहे हो तो दो सब यूनिट से बने हैं, चाहे वो 70s सब राइबोसोम हो या फिर वो 80s राइबोसोम हो, दोनों के दोनों राइबोसोम जो है वो दो सब यूनिट से बने होते हैं। जैसे इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम ये 50s सब यूनिट है और ये 30s सब यूनिट है। तो 50s और 30s सब यूनिट बल्कि 70s सब यूनिट स्वेडबर्ग यूनिट में ये राइबोसोम यहाँ पे है। और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 60s सब यूनिट होता है और 40s सब यूनिट होता है। तो ये दोनों को मिला के 80s सब यूनिट बोलते हैं। तो वैसे अगर आप काउंट करो 50s और 30s तो आपको लगेगा ये तो 80s बन गया है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो स्वेडबर्ग यूनिट में उसको गिना जाता है और स्वेडबर्ग यूनिट का मेजर वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे 30s प्लस 50s वो 70s होता है। और वही यूकैरियोट्स में 60s प्लस 40s जो होता है वो 80s उसका टोटल होता है। तो यहाँ पे 80s टाइप ऑफ राइबोसोम मिलते हैं यूकैरियोट्स में और 70s टाइप मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में। लेकिन एक बात आपको यहाँ याद रखनी है, जैसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि अगर यूकैरियोटिक सेल है और अगर वो प्लांट की सेल है, इसका मतलब उसको सेल वॉल होगी। तो प्लांट की सेल है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे दो ऑर्गेनल है जिसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन वो 70s टाइप के होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल में 70s टाइप ऑफ राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें 80s टाइप होते हैं। तो उसमें दोनों टाइप के जो राइबोसोम है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो राइबोसोम जो है वो दोनों टाइप के प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 70s एंड 80s इन द यूकैरियोटिक सेल। मतलब अगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से राइबोसोम है ऐसा अगर आपसे पूछा जाए तो वो 70s भी है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में, और 80s भी मिलते हैं साइटोप्लाज्म में। तो दोनों प्रकार के वहाँ प्रेजेंट होते हैं। वैसे अगर स्ट्रिक्टली क्लासिफिकेशन वाइज देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो 70s राइबोसोम देखने को मिलते हैं और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है उसमें 80s टाइप ऑफ राइबोसोम जो है वो देखने को मिलती है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा जाता है कि वो भी कभी इंडिपेंडेंटली प्रोकैरियोटिक सेल रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास राइबोसोम्स है, उनके पास खुद का डीएनए है और वो खुद प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों कभी इंडिविजुअली वहाँ पे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहे होंगे जो बाद में इनगफल कर लिए यूकैरियोटिक सेल में।
तो यूकैरियोटिक सेल में एंडो सिम्बायोसिस का वो कंसेप्ट है, उस एंडो सिम्बायोसिस से उन्होंने एनकफल कर लिया, और आज के डेट में आज जब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल, तो उसमें हमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दिखते हैं विद डीएनए एंड द राइबोसोम्स. ओके, नाउ सी. Now see the prokaryotic ribosomes, they are associated with the plasma membrane of the cell, okay, and they are 15 nanometer to 20 nanometer in size. देखिए, अब यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि यूकैरियोट में जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में तो होते ही है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल. ये पावर हाउस ऑफ सेल है, और यहाँ पे एटीपी जनरेशन होता है, और उसके साथ साथ जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये साइटोप्लाज्म में होता है. तो प्रोटीन सिंथेसिस जब हो रहा है तो वहाँ पे राइबोसोम्स अवेलेबल रहते हैं इन द साइटोप्लाज्म फॉर द यूकैरियोटिक सेल. मतलब यूकैरियोटिक सेल में वो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है. वही अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात देखी जाए तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड ये राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, और वहीं पे सारा प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो चल रहा होता है. तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस और प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के हिसाब से जो है वो राइबोसोम डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं सेल के अंदर. तो सेल के अंदर जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो यूकैरियोटिक सेल में जनरली वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में वो जनरली एसोसिएटेड होते हैं टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जनरली उनका साइज होता है 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर, राइट. नाउ सी द राइबोसोम्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर ऑलवेज स्मॉलर देन द एटीएस. एटीएस से वो जो बाहर होता है साइटोप्लाज्म में, इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो ये होता है राइबोसोम, उससे हमेशा स्मॉलर होते हैं. ओके, नाउ साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से वो स्मॉलर तो होती है, आर कंपेरेबल टू द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम. जैसे मैंने पहले कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स है, इन दोनों के राइबोसोम जो है वो कंपेरेबल है टू दैट ऑफ द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, क्योंकि ये 70s टाइप के राइबोसोम दिखाते हैं. तो 70s टाइप के राइबोसोम दिखाने की वजह से वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की तरह दिखते हैं, और इसीलिए उस थ्योरी का बार बार जिक्र किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कभी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहे होंगे. ओके, इन बोथ द साइज एंड सेंसिटिविटी टू द एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स के लिए जैसा उनका सेंसिटिविटी है, जैसा राइबोसोम्स का साइज है, ये सब कुछ मैच करता है उनका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के साथ. ओके, नाउ सी द अगर नंबर की बात करें कि नंबर ऑफ राइबोसोम्स कितने होते हैं, तो ई कोलाई का जो सेल होता है इसमें 10,000 के करीब राइबोसोम्स हो सकते हैं, विच मेक्स द 25% ऑफ द सेल्स टोटल मास. मतलब बैक्टीरियल सेल का 25% जो है मास टोटल राइबोसोम से ही बना होता है, क्योंकि उसमें ई कोलाई जैसे सेल में 10,000 जो है राइबोसोम्स वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट अगर देखा जाए तो मैमेलियन कल्चर्ड सेल्स जो होते हैं इट कंटेन्स द 10 मिलियंस ऑफ द राइबोसोम्स पर सेल. ओके, मतलब हर एक सेल में 10 मिलियन राइबोसोम हो सकते हैं. 10 मिलियन का मतलब होता है कि 1 करोड़, क्योंकि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, राइट. तो 10 लाख का अगर 10 मिलियन है तो ये 1 करोड़ के आसपास वहां पे हो सकते हैं. ईच ऑफ विच इज अबाउट ट्वाइस द लार्ज एज द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम. तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के ट्वाइस उनका साइज होता है, और उनका नंबर भी बड़ा हाई होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो नंबर के बारे में बताया जा रहा है, वो 10,000 भी हो सकते हैं, और जो वो 1 करोड़ भी हो सकते हैं. ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन से सेल की बात, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर वो यूकैरियोटिक सेल हो. तो आप जानती हो कि ई कोलाई की सेल जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसमें 10,000 होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें उनका नंबर ह्यूज होता है. इन करोड़ उनका नंबर होता है, इन मिलियंस उनका नंबर होता है. ऑलराइट, और वो साइज में भी बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स. The two ribosomal subunits remain united with each other due to the high concentration of Mg positive dipositive ions in the साइटोप्लाज्म. देखिए, साइटोप्लाज्म के अंदर अगर Mg डायपॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अगर अच्छा खासा है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों सब यूनिट्स को एक साथ रखने के लिए. मतलब 50s और 30s सब यूनिट एक साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि Mg डायपॉजिटिव का आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेल में अच्छा खासा होता है. अगर ये कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर मतलब कम ज्यादा अगर हो जाए, तो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg डायपॉजिटिव आयन रिड्यूसेस इन द मैट्रिक्स, बोथ द राइबोसोमल सब यूनिट्स गेट सेपरेटेड. तो ये जो दोनों सब यूनिट है, दोनों राइबोसोमल जो सब यूनिट है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं कि अगर उसमें अगर Mg डायपॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेल में कम हो जाए. तो Mg डायपॉजिटिव के आयंस पे सब कुछ डिपेंड करता है कि राइबोसोम का सब यूनिट जो है वो आपस में जुड़े रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे. अगर Mg डायपॉजिटिव का आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेल के अंदर अच्छा है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो है दोनों सब यूनिट जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे. तो वहाँ पे जो दोनों सब यूनिट्स है वो एक दूसरे से अलग रहेंगे. तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि Mg डायपॉजिटिव का वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैसा है. एक्चुअली इन द बैक्टीरियल सेल द टू सब यूनिट्स आर फाउंड टू अकर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एंड दे यूनाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, एक्चुअली जो बैक्टीरियल सेल होते हैं, उसमें ये दोनों जो यूनिट है वो सेपरेट ही होते हैं एक दूसरे से हमेशा. लेकिन जब भी वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है, तब जाके ये जो यूनिट्स है वो एक दूसरे के साथ आके जुड़ जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करने तक. और जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस वहाँ पे ओवर होता है, तो ये दो सब यूनिट प्रोकैरियोटिक सेल में फिर से अलग हो जाते हैं. ऑलराइट, नाउ सी at a high concentration of Mg dipositive ions, the matrix of the two ribosomes called as monosomes becomes associated with each other and then it is known as the dimer. तब उसे क्या बोला जाता है, तब उसे डायमर बोला जाता है. तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि Mg डायपोजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही वहाँ पे इंक्रीज होता है, तो दोनों ये सब यूनिट साथ में आ जाते हैं और दोनों क्या बनाते हैं, वहाँ पे डायमर बनाते हैं. ठीक है, और जो इंडिविजुअल सब यूनिट्स होते हैं उन्हें मोनोसोम्स बोला जाता है.
ओके, सो केमिकल कंपोजिशन वाइज अगर बात करें कि केमिकल कंपोजिशन कैसा है राइबोसोम्स में, द राइबोसोम्स आर केमिकली कंपोज ऑफ आरएनए एंड द प्रोटीन। जैसे हमने पहले बात की कि वहाँ पे राइबोसोमल आरएनए होते हैं और उसके साथ प्रोटीन्स होते हैं। ओके, तो इन दोनों से जो है वो राइबोसोम्स यहाँ पे बने हैं, आर द मेजर कंपोनेंट्स। नाउ बोथ ऑकरिंग अप्रोक्सीमेटली इन इक्वल प्रोपोर्शन इन द स्मॉलर एज वेल एज इन द लार्जर सबयूनिट। जनरली ये जो आरएनए और प्रोटीन होते हैं उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो नियरली सेम होता है, 50/50। ठीक है, लेकिन ये फ्लक्चुएट भी करता है, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करता है, और ये राइबोसोम टू राइबोसोम भी डिफर करता है कि 70s है ये राइबोसोम या फिर वो 80s है, या फिर वो प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है या फिर यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। लेकिन इन जनरल अगर बात किया जाए तो आरएनए और प्रोटीन का जो ये है कॉन्सेंट्रेशन है या फिर जो प्रोपोर्शन है वो नियरली सेम होता है, नियरली इक्वल होता है। Now see, however, the 70s ribosomes contains the RNA which is 60 to 40%, while the proteins are 36 to 37% are there. That is ribosomes of the E. coli, जिसमें देखा गया है कि 63% जो है वो आरआरएनए से बना है और 37% वो प्रोटीन से बना है। तो ये जो आंकड़े हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम का केमिकल कंपोजिशन दिखाते हैं, एग्जैक्टली जो डिटरमाइन किया गया है ई कोलाई की सेल में, तो इसको यूपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन में जो है वो मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स देने के बाद जो है आपके मार्क्स वहाँ पे सडनली बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो ई कोलाई का जो सेल होता है उसमें अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 63% आरआरएनए से बने हैं और 37% उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। वाइल जो एटीएस राइबोसोम्स होते हैं इट कंटेन्स लेस आरएनए, मतलब आरएनए कम होता है उसमें, और जो प्रोटीन्स होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, दैट इज नियरली 60%। ठीक है, और जो ईस्ट का जो राइबोसोम होता है उसमें 40 to 44% आरएनए होता है और 60 to 56% जो होता है प्रोटीन होता है। राइबोसोम जो पी प्लांट में देखे जाते हैं इट इज 40% आरएनए उसमें होता है और 60% प्रोटीन उसमें होता है, राइट। देयर इज नो लिपिड कंटेंट इन द राइबोसोम, राइबोसोम के अंदर कुछ भी लिपिड कंटेंट देखा नहीं जाता है, वरना हम देखते हैं कि जो सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें लिपिड बहुत फेमस होता है कि लिपिड्स हमेशा प्रेजेंट ही होता है उनके बॉडी के अंदर, लेकिन राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है उसके अंदर जो है वो लिपिड नहीं। उसका एक कारण ये हो सकता है कि वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, जनरली लिपिड जो पाया जाता है वो मेम्ब्रेन में वहाँ पे पाया जाता है। ओके, तो आपने स्लाइड में देखा कि किस तरह से जो कॉन्सेंट्रेशन है राइबोसोम का ये वेरी करता है फ्रॉम राइबोसोम टू राइबोसोम एज वेल एज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सारे परसेंटेज दिए गए हैं ये परसेंटेज आपने याद रखने हैं ताकि आपको वो मेंस एग्जामिनेशन में लिखने के लिए ये पॉइंट्स आपको वहाँ पे पुट फॉरवर्ड करते आने चाहिए, राइट। सो फंक्शन वाइज अगर देखें तो आप जानते हैं कि टॉप मोस्ट फंक्शन क्या है राइबोसोम का, इज अ प्रोटीन सिंथेसिस। तो वहाँ पे डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, एमआरएनए जब बनने के बाद इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से जब प्रोटीन्स बनते हैं तो ये बनते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है इट इज डन बाय दी राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स जो है ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस यहाँ पे करते हैं। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि एमआरएनए के साथ जो है राइबोसोम्स यहाँ पे जुड़े हैं, तो ये एमआरएनए राइबोसोम्स के पास जाता है और राइबोसोम उनको ट्रांसलेट करके वहाँ पे प्रोटीन क्रिएट कर देता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन क्रिएट करने का जो वर्क है वो किसका है, राइबोसोम का है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू द सिंगल एमआरएनए, मतलब अगर एमआरएनए डीएनए से ट्रांसक्राइब होकर होके आ रहा है तो एक ही एमआरएनए को सेवरल जो है वहाँ पे राइबोसोम्स अटैच हो सकते हैं। अगर सेवरल राइबोसोम एक ही एमआरएनए को अटैच है तो उनको बोला जाता है पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीसोम्स। ओके, पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स उनका नाम है। तो ये टर्मिनोलॉजी आप जरूर याद रखिएगा। तो जो राइबोसोम्स है ऑफ द पॉलीसोम्स ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू द प्रोटीन। तो सेल में बेसिकली जो प्रोटीन बन रहा है उसके लिए लार्जली रिस्पॉन्सिबल है राइबोसोम। तो ये उसका क्रिटिकल फंक्शन है सेल के अंदर, बिकॉज विदाउट द प्रोटीन वी कैन नॉट इमेजिन द लाइफ एंड वी कैन नॉट इमेजिन द सेल एज वेल, राइट। तो यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो किया जाता है बाय दी राइबोसोम्स। ओके, तो ये पिकुलर और एक टिपिकल फंक्शन है राइबोसोम्स का। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स के बारे में था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो फ्रेंड्स आपके बॉटनी स्टडी कर रहे हैं तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने बॉटनी ऑप्शन चैनल पर यूपीएससी एग्जामिनेशन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।